वो सारा काम जो है वो वॉलेंट्री बेसिस पे। अब सवाल एक ये भी बनता है कि इतनी जरूरी स्कीम में आप औरतों को, जो कि आपको ऑलरेडी पता है सस्ते श्रम का, चीप लेबर का एक सोर्स है, आप औरतों को किन्हीं भी वर्किंग कंडीशंस में काम करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा आरक्षित है, वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का। और खास तौर पर इस आईसीडीएस स्कीम में ये हो रहा है कि वो तलाशते हैं ऐसी औरतें जो डिपेंडेंट हो, जो किसी ना किसी तरीके से सिंगल मदर हो या विडो हो या डिवोर्सी हो, वो ये ढूंढते हैं। किसी को लग सकता है शायद इसलिए ढूंढते हैं कि उनको औरतों की फिक्र है, नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी बार्गेनिंग पावर किसी से भी ज्यादा कम है। वो उतना रैडिकली किसी भी चीज को उठाने में डरेंगी, क्योंकि उनको पता है कि वो अकेली ब्रेड विनर है और समस्या आ जाएगी अगर वो किसी भी तरीके से आवाज उठाएंगी अपने हकों के लिए। तो ये लंबे समय से ये जो स्कीम चल रही है इसमें ये हो रहा है। अब धीरे धीरे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने वर्कलोड बढ़ाना शुरू किया। किसी को लग सकता है कि अच्छा आंगनवाड़ी काम ही क्या करती है, आपको बच्चों को देखना है, माओ को देखना है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आपको जिसके लिए परमानेंट लेबर फोर्स की जरूरत हो। लेकिन नहीं, सवाल ये है कि इनसे वो सारे काम भी करवाए जाते हैं जो आंगनवाड़ी की स्कीम के मैंडेट में आते ही नहीं, चाहे वो आधार का काम हो, चाहे वो सेंसस का काम हो, चाहे वो इस वक्त कोविड पैंडेमिक में वैक्सीनेशन की लिस्ट बनाने का काम हो, फिर पीएमएमवीवाई स्कीम है, मातृ वंदना योजना सरकार की स्कीम है, उसको लागू करने का काम हो, पेंशन के जो बेनिफिशियरीज है उनकी लिस्ट बनाने का काम हो, ये सारे काम इनको करने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा काम इलेक्शंस है, सारा इलेक्शंस का जो नीचे का काम है बीएलओ इन्हीं में से बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि चुनावी पार्टी अपने कैनवसिंग में आंगनवाड़ी का इस्तेमाल करती है और ये लंबे समय से होते हैं। हमारी यूनियन का, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन का साफ मानना है आंगनवाड़ी की पूरी योजना आईसीडीएस स्कीम एक स्कैम है, एक घोटाला है, एक धांधली है जो 1975 से चली आ रही है। और इसमें किसी भी झंडे की पार्टी, किसी भी नीति, किसी भी रंग की पार्टी आ जाए, ये धांधली है, ये जो इतना बड़ा भ्रष्ट आचार है, ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस चल रही है, ये आज की देन नहीं है, बहुत समय से चल रही है। अब सरकारों को ये भी पता है कि ये वो लोग हैं जिनकी कम्युनिटी में पकड़ है, ये जाते हैं डायरेक्टली, इनका कांटेक्ट है लोगों से, तो ये उनके लिए एक तरीके से इंडिस्पेंसेबल भी है, जरूरी भी है। सरकारें इनके बगैर काम भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये रग रग से वाकिफ है अपने इलाकों की, मतलब ये आप कह सकते हो ये लाइफलाइन है किसी भी इलाके की। और ये दिल्ली में 95 प्रोजेक्ट्स है, तो आप समझो कि 95 प्रोजेक्ट्स में जहां जहां पर दूर दराज के रिमोट इलाके, मतलब हो सकता है बहुत से लोगों ने उनके नाम भी नहीं सुने, वहां पर सेंटर्स हैं और वहां पर ये जाती हैं और सरकारों को पता है इनकी पहुंच वहां तक है जहां तक आमतौर पे सरकारी मशीनरी की भी नहीं होती है। लेकिन क्योंकि ये इनफॉर्मल स्टेट मशीनरी का पार्ट बना दी जाती है, अब सरकारों को जो नीतियां बनानी है सारा डेटा तो यही जुटा के दे रही है, सेंसस के आधार पे सारा काम होता है, सारा सेंसस का डेटा ये कलेक्ट कर रही है, ये तो जानवरों तक के सर्वे कर रही है, तो सरकारों के पास जो जानवरों की भी रिपोर्ट जा रही है वो ये इकट्ठा कर रही है। लेकिन जिस हालात में काम हो रहे हैं वो तो बाद में सवाल जवाब में भी बहुत सारी जो आंगनवाड़ी के वर्कर्स हेल्पर्स हैं वो भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ये जिन हालातों में काम हो रहे हैं वो सब ह्यूमन है, वो इंसानों के लायक कार्य स्थितियां नहीं है। और बहुत सारे लोगों को आमतौर पे भी एक जनरल परसेप्शन है कि आप काम ही क्या करते हो, 5 घंटे आपको जाना है। और कहीं ना कहीं हमारी भी अपनी पिछड़ी कॉन्शियसनेस, पिछड़ी चेतना की वजह से हम औरतों को भी लगता है कुछ नहीं कर रहे तो चलिए जाके 2500, 5000, 5000, 10,000 तो 3 साल पहले हुए, उससे पहले तो 2500, 5000 मिलता था दिल्ली में। तो औरतों के भी पिछड़ी चेतना की वजह से उनको लगता है कुछ नहीं कर रहे, चलो यार 2 पैसा ही आ जाएगा घर में। लेकिन ये पूरा जो
आप कह सकते हो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक नॉन कमोडिफाइड सर्विस, एक जो माल तो कोई ठोस नहीं पैदा हो रहा है, लेकिन कैसे एक इस तरह की सर्विस में लगे हुए जो सबसे ज्यादा आरक्षित तबके हैं सोसाइटी के, समाज के, उनका अतिशोषण करने का काम खुले तौर पे सरकारें करती आई हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, बिना किसी कानून के इन्फ्रिंजमेंट के कि हम किसी कानून को पालन नहीं उसका कर रहे, बिना किसी डर के खुले तौर पे सरकारें करती हैं। और हमारी यूनियन ने इसको बार बार कहा है कि आंगनवाड़ी कर्मियों से जो करवाया जा रहा है वो बेकार है, वो अनपेड लेबर है। वो काम हमारे अधिकार क्षेत्र के, कार्य क्षेत्र के बाहर है, अगर सरकारें वो हमसे करवा रही हैं तो आप हमसे बेगारी करवा रहे हो। और हम स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि इस वक्त सबसे पहली एफआईआर जो अनपेड लेबर की अंडर सेक्शन 23 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो दायर होनी चाहिए, वो नरेंद्र मोदी, अरविंद केजरीवाल और बाकी सारे सीएम्स के लिए दायर होनी चाहिए, क्योंकि इनकी निगरानी में ये अनपेड लेबर का गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा है। और दिल्ली के दिल में जो कैपिटल है हिंदुस्तान की, वहां पर चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं है, किसी को नहीं पता है। बेगारी पनिशेबल ऑफेंस है, आप नहीं करवा सकते हो, आप अनपेड लेबर, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते हो। और आज की डेट में डिपार्टमेंट के आला अफसर हो, सीडीपीओ हो, इनके कोऑर्डिनेटर्स हो, इनको इसी वल्नरेबल, इनके आरक्षित जो स्थिति है उसका बार बार हवाला देके खुले तौर पे धमकियां दे रहे हैं कि तुम काम ही क्या करती हो, तुम्हारी औकात ही क्या है, मास टर्मिनेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस पर मैं बाद में आऊंगी। लेकिन मुख्य बात, इन तमाम कार्य स्थितियों में काम करने और जो पहले 2500-5000 मिलता था, 2017 में हड़ताल हुई, उसके बाद जो बढ़ा, इन तमाम चीजों और ये जो आप कह सकते हो हालात है पूरे आंगनवाड़ी में, हिंदुस्तान में भी और खास तौर पे दिल्ली में, इनको लेकर दिल्ली की जो आंगनवाड़ी कर्मी है उनका पहला स्ट्रगल 2015 में शुरू हुआ। दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के लीडरशिप में 2015 में 28 दिन की हड़ताल चली थी। मैं एक बैकग्राउंड दे रही हूँ ताकि हम आज प्रेजेंट तक आ सके। थोड़ा सा डिटूर है लेकिन आना जरूरी है। 2015 में 28 दिन की हड़ताल चली थी, यही केजरीवाल महोदय के घर के बाहर 28 दिन हम बैठे थे। और उसी वक्त पे केजरीवाल सरकार नई नई पावर में आई थी, वो तमाम महिला संगठनों को बुला रहे थे, क्योंकि तब इन्होंने एक जो सबसे बड़ा इनका एक आप कह सकते हो कि जुमला, हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए वो ज्यादा यूज होता है लेकिन हवाबाजी करने में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी पीछे नहीं है, तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरास का एक वो बड़ा हुआ बनाया था कि हम सीसीटीवी कैमरास जो है लगाएंगे औरतों की निगरानी के लिए। निर्भया वाला जो पूरा घटना, जो हादसा हुआ था वो 2012 में हुआ था, तो इन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरास, और उन्होंने उसी वक्त विमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग रखी थी। हमारी यूनियन भी एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन थी, औरतों की यूनियन थी, सिर्फ हम इन्वाइटेड नहीं थे। लेकिन उसके बाद हड़ताल 28 दिन चली, उसका प्रेशर बना, तब जाके इन्होंने एक डेलीगेशन बुलाया। उस डेलीगेशन में मैं खुद थी और हमसे एक रिटर्न समझौता किया यूनियन के लेटर हेड पे, लेकिन 2 साल तक कुछ भी लागू नहीं हुआ। जो सबसे पहली मांग थी मानदेय बढ़ोतरी की मांग, वो नहीं लागू हुई 2015 की हड़ताल के बाद, इनसे वार्ता करने के बाद। उसके बाद 2017 में नए सिरे से जून में फिर एक मूवमेंट बनना शुरू हुआ, एक संघर्ष की जमीन तैयार हुई, क्योंकि लगातार इंस्पेक्शन हो रहे थे और 3 हेल्पर्स और 3 वर्कर्स को इंस्पेक्शन के नाम पे निकाला था। उसके बाद हड़ताल चली 58 दिन, और तब एक डेमोक्रेटिकली कॉन्स्टिट्यूटेड यूनियन, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से वार्ता करने से केजरीवाल गवर्नमेंट ने साफ इनकार कर दिया। वो बार बार ये शर्त रखते थे कि डेलीगेशन में होंगे तो सिर्फ वर्कर्स हेल्पर्स होंगे। ये इतना
डीपोलिटिसाइज्ड मजदूर आंदोलन को का विराजनीतिकरण करने का जो ये पूरा एक आप कह सकते हो एक कॉन्स्पिरेसी है। यूनियन को आप मजदूरों के बरक्स खड़ा करते हैं, जैसे यूनियन कोई बाहर की चीज है और वर्कर्स जो है वो कुछ और होते हैं। अब हमारे डिपार्टमेंट के विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री हमेशा मेल्स रहे, आदमी रहे, औरत रही है कभी नहीं रही। ये तो कोई इशू नहीं रेज करता है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मंत्री को किसी बच्चे को मंत्री बना दो या किसी स्त्री को मंत्री बना दो। मंत्री तो कहाँ के पुरुष बनते हैं, अभी भी राजेंद्र पाल गौतम जी हमारे मंत्री, उससे पहले मनीष सिसोदिया थे। ये इशू कोई नहीं बनाता है। हम ये कभी नहीं कहते कि हम आम आदमी पार्टी के एकदम किसी आम कार्यकर्ता से बात करेंगे। हम तो नहीं ये शर्त बनाते हैं किसी कार्यकर्ता को पकड़ के हम बोल दें कि हमसे वार्ता कर लो। हम भी जो डेमोक्रेटिकली बनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उसके नुमाइंदे से बात करते हैं। तो सरकार क्यों ये शर्त रखती है ये समझना जरूरी है, क्योंकि आप इसी तरीके से वर्कर्स के स्ट्रगल्स को डीलेजिटिमाइज करते हो। उनको आप कह सकते हो कि आप उनको गलत साबित, गैर जायज साबित करने के लिए आप ये करते हो कि हम यूनियन से बात नहीं करेंगे। यूनियन और कुछ नहीं है, ये है जो यहाँ बैठे और इलेक्टेड लीडरशिप होती है, वो आप नहीं डिसाइड करेंगे। और इस बार भी मैं ये बात क्यों ला रही हूँ, क्योंकि इस बार भी इस सरकार की यही मंशा है। मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इंडियन एक्सप्रेस के यहाँ पत्रकार आए होंगे तो उनसे भी मैं पूछूंगी पर्सनली। इंडियन एक्सप्रेस में कल की शायद वो रिपोर्ट है जिसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम वर्कर्स से बात करेंगे, हम इस महीने के एंड तक बात करेंगे। और हमने उनको कन्वे कर दिया है। क्या हमें यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन मिला है? हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं मिला है। किनसे बात हुई इनकी? और आप वर्कर से बात करोगे, आप यूनियन के चुने हुए डेलीगेशन से बात करोगे। हमें पता है 2017 में मनीष सिसोदिया ने, जो कि खुले तौर पे तानाशाही चलाते हैं, एक डेलीगेशन गया था वर्कर्स का मिलने के लिए, और तब इन्होंने किस तरीके से इंटिमिडेट किया था लोगों से, उनके प्रोजेक्ट्स पूछ के, उनके नाम पूछ के कि तुम किस प्रोजेक्ट में हो, तुम अपना नाम बताओ, तुम किस प्रोजेक्ट में हो, तुम यहाँ बात करने आई हो। आप उनको इंटिमिडेट करोगे, हमें पता नहीं है आप क्या करते हो। और बहुत ही शर्म की बात है, एक ऐसी पार्टी जो वैसे तो एनजीओ पॉलिटिक्स के कूड़ेदान पर पैदा हुई है, पूरे सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट, जो आप कह सकते हो कि सबसे जो गई गुजरी लोगों को के डीपोलिटिसाइजेशन की पूरी राजनीति रिफॉर्मिज्म, क्योंकि उसके कूड़ेदान पे पैदा हुई आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति। लेकिन ये भी तो धरने आंदोलन करके यहाँ तक आए हैं ना। आज ये किसी भी धरने को, आंदोलन को गैर जायज और इलीगल साबित कर देते हैं। ये हमें नहीं पता। इनका ये भी क्लेम है कि जो हमारे घर के बाहर इतनी दूर बैठी है ये आंगनवाड़ी की वर्कर्स नहीं है, इनका ये भी दावा। मैं अपनी बहनों को कहूंगी कि अपने अपने आई कार्ड जरूर बाहर निकाल लें, कई बहनों ने निकाले हुए हैं, ताकि हमारी मीडिया के साथी भी इसको कवर कर सके। प्लीज उन आई कार्ड को ऊपर कीजिए, सारी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है। सभी बहनें आई कार्ड अपने अपने प्रोजेक्ट के आप आई कार्ड जरूर ऊपर करें, लहराएं, दिखाएं कि यहाँ हम 200-500 रुपए में बुलाई गई कोई भीड़ नहीं है। प्रोफाइल करने लायक कोई इन्फो ना ले जैसे कि फोटो में। तमाम चुनाव पार्टियां अपनी रैलियों में बुलाती हैं, यहाँ हम आईसीडीएस में काम करने वाली औरतें प्रोफाइल करवाने लायक कोई इन्फो ना ले फोटो में। यही सरकार है जो 2017 में और 2022 में भी ये दावा कर रही है कि मेरे घर के बाहर जो धरना लगा रहे हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी की टैक्टिक होती है। आप बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो बोलेंगे वो कांग्रेस वाले धरना लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले बोलते हैं बीजेपी वाले धरना लगा रहे हैं। मेरा सवाल है, बीजेपी के धरने में
लाल झंडे क्या कर रहे हैं? लाल झंडे बीजेपी के किसी प्रदर्शन में, धरने में, मजदूर एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वहां तो भारत माता की जय हो और जय हिंद, जो भी इनके जय श्री राम, ये नारे लगते हैं। वो जो भीड़ ये इकट्ठा करते हैं उन्माद से भरी हुई, यहाँ हमारी मजदूर वर्गीय राजनीति है, इसको कलंकित करने का काम अरविंद केजरीवाल महोदय ना करें। ये दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की तरफ से उनको वार्निंग है कि इसको कलंकित, इसको पॉल्यूट करने का काम ना करें। आप बीजेपी की बी टीम जरूर है, हमें क्रांतिकारी इनकलाबी ट्रेड यूनियन है, हमें गाली देने का ना काम करें। हमें पता है कि आप में और नरेंद्र मोदी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वो पार्टीवादी राजनीति कर रहे हैं और आप दक्षिणपंथी पॉपुलिज्म कर रहे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, बाकी हर चीज पर 19-20 का ही फर्क है। दोनों की पॉलिटिक्स अभी पंजाब में जाके ही सारी बात साफ हो रही है। लेकिन आज किस तरीके से सरकार ये पूरी मंशा बना रही है कि एक बार फिर से दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, जो 22,000 आंगनवाड़ी कर्मियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनसे बातचीत ना करके अपनी जेबी यूनियन, दलाल यूनियन है, तमाम ऐसी यूनियन जो है इस टाइम क्लेम कर रही हैं। अभी कल ही सीटों से जुड़ी हुई एक यूनियन क्लेम कर रही है कि वो कोई धरना या प्रदर्शन करने वाली है। आपको अब याद आया है? अब आपको याद आया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के क्या मसले हैं। तो हड़ताल तोड़ने के लिए जो ब्लैक लिस्ट का काम मजदूर आंदोलन में हमसे, इस आंदोलन से पहले भी हुआ है, वो लगातार हो रहा है। और हमें पूरे इस बात की आशंका है कि केजरीवाल सरकार या तो एकदम कोई जेबी, और मैं कहूंगी मीडिया के साथियों को इसको जरूर प्रचारित करे, इसको प्लीज अपने उसमें वो करे, या तो ये रातों रात कोई फर्जी जेबी यूनियन बनाएंगे जिसके साथ इनकी वार्ता हो जाएगी और ये डिक्लेयर कर देंगे कि हड़ताल खत्म है, या फिर वैसी दलाल यूनियन है जिनका हमारी हड़ताल से, आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, उनको बातचीत के लिए बुलाएंगे और कह देंगे कि हड़ताल खत्म हो गई है। मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है, आप बहनें ये कहने के लिए काफी है। क्या हमारी हड़ताल इससे खत्म हो जाएगी? अरविंद केजरीवाल सरकार के पास एक ही रास्ता है, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के डेलीगेशन को बुलाए। हमें हड़ताल करने का शौक नहीं है। हमने 31 तारीख को भी कहा था, पहले दिन ही आप बातचीत कर लीजिए, जो स्टेलमेट है उसको खत्म कर लीजिए, हमारी जो मांगे उनको मान लीजिए। क्या है हमारी मांगे? मांग नंबर 1, दिल्ली में सभी वर्कर्स को जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं, उनका मानदेय तत्काल प्रभाव से 25,000 किया जाए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स का मानदेय तत्काल प्रभाव से 20,000 कर दिया जाए। ये हमारी डिमांड नंबर 1 है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में जो इन्होंने डिपार्टमेंट और सरकार से ऑफिशियल स्टेटमेंट लिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल सरकार का दावा है कि हम मानदेय बढ़ोतरी पूरी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हम बहुत मामूली सा बढ़ा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये इस वक्त ये बात कर रहे हैं। 2 बातें। पहली बात, अगर आप मामूली मानदेय वृद्धि कर सकते थे तो आपने 2017 में 58 दिन चली हड़ताल के बाद हमारा मानदेय डबल कैसे कर दिया था? आप अगर मामूली। दूसरी बात, पंजाब में जाकर आप वहां की आंगनवाड़ी कर्मियों को जो लॉलीपॉप थमा रहे कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम तुम्हारा मानदेय डबल करेंगे, आप वो कैसे कर सकते हैं? आप तो कर ही नहीं सकते हैं। आप तो कह रहे हो आप मामूली वृद्धि कर सकते हो, डबल आप कैसे करते हो? वहां पर भी तो आप स्टेट गवर्नमेंट रहोगे ना। तो ये आम आदमी पार्टी एक प्रोफेशनल लायर्स की पार्टी है, ये क्रूक्स है, बंच ऑफ क्रूक्स, जिसको लीड एनजीओ ब्रांड की पॉलिटिक्स करने वाले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया करते हैं। और ये बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का गिरोह, लगातार झूठ बोल बोलकर हमारे स्ट्रगल को इलेजिटिमेट करार दे, इसके लिए तमाम तरीके के तिगड़म आजमा रहा है। और एक तिगड़म यही है
कि हम तो मामूली बढ़ोतरी कर सकते हैं, जबकि सच्चाई ये है जो इनके अपना हक का शेयर बढ़ा सकते हैं। और ये मांग दोनों सरकारों को सामने है। लेकिन ऑब्वियसली हर कोई जानता है कि स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य में आंगनबाड़ी को ग्रास रूट पे इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। यही रीजन है कि हरियाणा में खट्टर के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, यूपी में योगी के खिलाफ हो रहा है, जबकि बीजेपी का दावा है कि उनके राज्यों में आंगनबाड़ी कर्मी बहुत खुश है। ये उनका क्लेम है। जबकि आप देख सकते हो कि जहां जितने भी राज्यों में बीजेपी है वहां आंगनबाड़ी कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं। कर्नाटक में भी पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 1-2 दिन की स्ट्राइक की थी। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में तो लगातार ही उनका बीच बीच में चल रहा है, हरियाणा में भी चल ही रहा है। मांग नंबर 2, अक्टूबर 2018 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि हिंदुस्तान की सभी आंगनबाड़ी वर्कर्स का मानदेय 1500 रुपए और हेल्पर्स का मानदेय 750 रुपए बढ़ाया जाए। अक्टूबर 2018 आज फरवरी 2022 हुई है। इसका जवाब भी मैं नहीं दूंगी। क्या ये मानदेय आपके अकाउंट्स में आया है बहनों? एक बार बता दीजिए मीडिया के साथियों को कि मोदी जी ने आपके अकाउंट्स में 15 लाख जैसे भेजे थे, वैसे 1500 और 750 भेजे? 15 लाख तो पक्का आए होंगे। नहीं, अकाउंट आप ठीक से ही चेक कर रही हो। 15 लाख आए होंगे। तो 15 लाख के जुमले की तरह ये 750 और 1500 की जुमलेबाजी भी वो सरकार कर रही है जिसने इस टाइम देश को बेचने की कसम खाई है। मतलब इतने बड़े सेल्समैन शायद ही कोई हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हुए जितने बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी है। एक एक करके सारे सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं आप मीडिया के साथियों को भी बताना चाहती हूँ, इनकी मंशा है ICDS स्कीम को भी प्राइवेटाइज करने की। देर सवेर इनको ये स्कीम प्राइवेटाइज करनी है। ये लगातार खाना जो आंगनवाड़ियों में बचता है उसको ये लाना बंद कर रहे हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके लिए तमाम मजदूर नागरिक संगठन पिछले लंबे समय से आंदोलन करते रहे कि DBT किस तरीके से बेनिफिशरीज के भी खिलाफ है और जो स्कीम वर्कर्स है उनके भी खिलाफ है। और DBT के जरिए सरकार